खालिद साहब, जो हम लोग बड़े हो रहे थे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम टीवी पे देखते थे, तो 2-3 प्रोग्राम्स हैं जो मुझे आज तक याद हैं। एक मॉर्निंग में थोड़ा सा छोटा सा एक कार्टून याद है, 2-3 मिनट का कार्टून, उसके लिए बैठे होते थे स्कूल जाने से पहले इंतज़ार। इसी तरह और बड़ा हो गया था बहुत। अच्छा, लेकिन मैं चले इसका मतलब मैं थोड़ी आपसे छोटी हूँ। इसके अलावा एक प्रोग्राम ऐसा था जो कि हमारी सोसाइटी ने उससे ज़्यादा ऐसा सीखा नहीं, जो कि बहुत कारामद प्रोग्राम था, वो था योगा। और जो योगा से एक नाम हम सबके जहन में आता था उस ज़माने में भी और आज भी, वो था योगी वजाहत। तो और हमारे साथ आज मौजूद भी हैं योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल वैसे ही। शुरू से हम तो कब से योगा देखते चले आ रहे हैं और मेरी तो कभी समझ नहीं आता था कि भाई ये टेढ़े हो के सीधा होने का कौन सा फॉर्मूला है। बिल्कुल। सो आज आप हमारे साथ हैं तो यकीनन हमें आप कुछ रहनुमाई भी करेंगे, बताएंगे कि भाई ये क्या साइंस है, इसकी क्या अफादियत है और कैसे इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन उससे पहले जिस ज़माने में आपने योगा सिखाना शुरू किया, एंड इट्स बिन सो मैनी ईयर्स, आपकी जर्नी बहुत पुरानी है और हम एक अरसे से आपको टीवी पे देख रहे हैं, उस ज़माने में तो योगा का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बल्कि एक्सरसाइज का तो आज तक हमारी ज़िंदगी में निहारी पाए का हिस्सा बहुत बड़ा है और चहलकदमी मैक्सिमम हम यही करते हैं। योगा उस वक्त, जिस वक्त सुनते ही हमें लगता था कि ये तो हमारा है ही नहीं, और बहुत दफ़ा हमें कल्चरली भी हम इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो वो योगा की जर्नी स्टार्ट हुई कहाँ से? पहले तो देखिए, योगा का तस्वुर हमारे माशरे में नहीं था। योगा तो हज़ारों साल पुराना है और बदकिस्मती है कि अगर फ़हरिस्त बनाई जाए कौमी तौर पे भी, कौमी सतह पे भी, बदकिस्मतियों की फ़हरिस्त। जी हाँ, तो उसमें एक बहुत बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमने योगा को किसी और का मान लिया है। योगा का बड़ा गहरा ताल्लुक मोहनजोदारो के साथ है। उसकी स्टैम्प हमारे पास है, कराची म्यूज़ियम में रखी हुई है। दुनिया में कहीं पे भी योगा की कोई कदीम तरीन दस्तावेज़ अगर है तो वो हमारे पास है, और हम योगा को ओन नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं वो फलां से आया, उससे आया। तो पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारी ही तोहफ़ा है जो रहा। और यहाँ से, जहाँ से शतरंज गई, जहाँ से टाउन प्लानिंग गई मोहनजोदारो, वहीं से एक इल्म योगा भी आगे गया। और वही लोग थे, जब उन्होंने मोहनजोदारो छोड़ा तो फिर वो सरस्वती के साथ साथ चलते हुए गंगा जमुना की वादी में गए, वहाँ पे उन्होंने वही इल्म फैलाया जो वो लेके गए थे। तो बहरहाल वो एक अलग कहानी है। योगा का ताल्लुक़ मेरी ज़ात के साथ बड़ा अजीब है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने योगा या दीगर इलूम, जो मख्फी उलूम जिसको आप कहते हैं, जिसमें हिप्नोसिस है, टेलीपैथी है, ये मैंने किसी अच्छी इंटेंशन के साथ नहीं सीखना चाहिए था। इसका मकसद चीटिंग था, फ्रॉड था, धोखा था, धोखादही था, या अपने दूसरों के हक़ को मार के कुछ हासिल करने का कॉन्सेप्ट था। कैसे था कि जब मैं छोटा था, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ और हमारे मसाइल रहे, अम्मी कपड़े शीशे के पाल रही थीं, तो माँ के वो जो दुख थे उनको हल करने के लिए मुझे जद्दोजहद लगती थी करूँगा, लेकिन मुझे बताया गया तुम यतीम हो, तुम कर तो कुछ भी नहीं सकते, बड़े होके नहीं कर सकते तो छोटे में क्या करोगे। तो मेरा जहन मनफी एरियाज़ में जाता था। मैं सोचता था मैं क्या ऐसा काम करूँ जिससे मेरी माँ की जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएँ। तो कहीं से चोरी कर लूँगा, शॉर्टकट, मैं किसी को नुकसान पहुंचा के छीन लूँगा, क्योंकि मुझे बताया गया कि तुम कुछ कर तो सकते नहीं हो, तुम यतीम हो, और इस माशरे में यतीम बड़ों बड़ों का कुछ नहीं, तो तुम्हारा क्या होगा। वो जो आसपास की बातें थी उसने मेरे जहन को इतना नेगेटिव कर दिया कि मैं नेगेटिविटी में ही रहता था। मुझे पता चला कि एक इल्म है जिसको कहते हैं कि टेलीपैथी, मिसमराइज़ करना। मैं वही सीख रहा था कि मैं लोगों को हिप्नोटाइज़ करूँगा और कुछ ऐसे काम करूँगा जिसके वो सो जाएं, वहाँ से पैसे ले लूँगा। मैं अपनी माँ को देख रहा था, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। मेरी माँ के दुख मेरे सामने थे ना। तो मैंने जब ये सब सीखना शुरू किया और ये सोचना शुरू किया तो मैं इसकी तलाश में लग गया। मैंने सबसे पहले हिप्नोटिज़म सीखा भी इसीलिए कि हिप्नोटाइज़ करके मैं कर लूँगा ये सब कुछ। ये चलता रहा, इसी दौरान मैं पढ़ता भी रहा, डिप्लोमा किया। ये कामयाबी हुई थी? किसी को हिप्नोटाइज करके कुछ लूटा? नहीं, लूट नहीं सका। अच्छा, अभी जर्नी ही था, अंडर ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग ऑफिसर ही था। इसी ट्रेनिंग में देखिए, रब जब अपने फजल व करम किसी पे देता है तो रास्ते का तयन वो खुद करता है। रास्ते का तयन मैं नहीं करता, मुझे तो ट्रेन किया जा रहा था। मैं समझ रहा था कि मैं गलत सिमत में जा रहा हूँ, और गलत सिमत थी वो। ऐसे इरादा, इंटेंशन गलत था, चीज़ें गलत नहीं थी, इंटेंशन गलत था। तो मैंने ये सब किया, कॉलेज में पढ़ता रहा, डिप्लोमा किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने, मैं
एसोसिएट मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, स्पेशलाइज इन मेटलर्जी और वेल्डिंग, अंडर वाटर वेल्डिंग मेरा सब्जेक्ट रहा। तो मैं ऑलविन में चला गया। ऑलविन में जब मैं वहाँ पे डील कर रहा था लेबर के साथ, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये मेरा एरिया नहीं है, मैं लेबर को डील नहीं कर सकता। मैं बड़ा नर्म दिल हूँ, रो पड़ता था, उनके दुख दर्द में रोता था, उनके लिए लड़ता था। तो मुझे लगा कि आगे भी मेरा इसमें कोई स्कोप नहीं है, अब करना क्या होगा। इसी दौरान क्योंकि बचपन में मेरे ये जहन में था कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो मैं फिर दोबारा उस सिंध में चला। अब फ़र्क ये रहा कि वो पहले नेगेटिव बच्चा सोच रहा था, अब ज़रा बड़ा हो गया था, कुछ कुछ पॉजिटिव हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसी दौरान मुझे मुईज़ साहब, डॉक्टर प्रोफेसर मुईज़ हुसैन से मुलाकात हुई, जहाँ पे मैं हिप्नोसिस सीखने के लिए गया। बट जब वहाँ गया तो दुनिया ही अलग थी, और दुनिया के साथ साथ जो सोच के धारे हैं उनको बदलने का हुनर मेरे उस्ताद को ऐसा आता है कि उन्होंने इस नेगेटिव वजाहत को ट्रैक पे डाल दिया। उन्होंने कहा अच्छा तुम हिप्नोसिस सीखना चाहते हो तो क्लिनिकल हिप्नोसिस सीखो, ताकि वो लोग जो फेयर एंड फोबिया में हैं उनके दुख दर्द को दूर कर सकें। कब की बात है ये तकरीबन 90s की बात है। मैंने 90s में सर को ज्वाइन किया। जब तक मैं मुख्तलिफ काम करता रहता था और हालात अच्छे हो गए थे, तो वो मामला नहीं था जो जिसके लिए चला था, भी नहीं थी। हाँ, लेकिन आगही मेरी जो हुई वो रईस अमरोवी साहब के कॉलम से हुई, जो एक बहुत मशहूर अखबार में जो अमन के मुखालिफ है जंग, ठीक है ना, हम तो पढ़ते भी जंग थे बचपन से, तो जंग भी है हमारे, तो अखबार भी जंग है। तो बहरहाल उसमें एक कॉलम आता था, तो उसमें सांस कैसे लें, बिल्ली सोती हुई बिल्ली को कैसे भगाना है, कंसंट्रेट कैसे करना है, वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था, और वहीं से मेरा ये आगाज़ हुआ। तो रूहानी मेरे उस्ताद जो हैं वो रईस अमरोवी साहब हैं, फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, ये सारे लोग। उसी में फिर मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह उन पे हमेशा हमेशा मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, डॉक्टर प्रोफेसर मुईज़ हुसैन साहब के पास, कि वो वली टाइप का एक शख्स हैं जो मॉडर्न रहते हुए दुनिया के। तो उन्होंने मुझे तमाम चीज़ें की, वहीं पे योगा भी हो रहा था। अब एक ऐसा बच्चा या एक ऐसा इंसान, मैं इंटर में था और थोड़ा सा अब जॉब भी कर ली थी, ये भी चल रहा था, जिसके पास वो ज़राए, वो वसाइल नहीं हैं जो डिफेंस के लोगों के पास है। वो एक पता नहीं 11 नंबर की एक बस होती थी जो सदर से चलती थी, डिफेंस आती थी, उसमें बैठ के आना होता था हमें, 11C या पता नहीं कौन सी बस थी। अब यहाँ आते थे तो यहाँ गाड़ियों वाले लोग, बड़े बड़े लोग, फ्रस्ट्रेशन होती थी। ये सब हम इंग्लिश बोलते थे, हम उर्दू साइंस कॉलेज में पढ़ रहे थे, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, अजीब लतीफ़े होते हैं। बल्कि शो जब मैंने किया तो मुझे सेगमेंट कहना नहीं आता था, मुझसे निकलता नहीं था। तो मैं हमेशा लोगों से कहता था प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये बात करेंगे, अगले सेगमेंट में बात करना मुझे समझ नहीं आता था। बहरहाल तो वहाँ पे जब मुईज़ साहब से मिला तो वहीं पे मुझे एहसास हुआ कि मैं उस चीज़ों में तो मुकाबला नहीं कर सकता लोगों से। माल-ओ-दौलत इनके पास, असर रसूख इनके पास, खूबसूरती इनके पास, जो दुनिया की बेहतरीन चीज़ें इनके पास हैं, तो ये हिप्नोसिस में काम कर रहे हैं, फलां में काम कर रहे हैं, मुकाबला कैसे करूँगा। तो मुझे लगा कि एक चीज़ मेरे पास है मुनफरिद, वो मेरा जिस्म है। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने पैर बड़े आराम से छू लेता हूँ, तो ये जो साहब कह रहे हैं कि मैं बड़ी जीप में बैठ के आया हूँ, बड़ी गाड़ी में बैठ के आया हूँ, मेरे गार्ड पीछे खड़े हैं, ये तो झुक भी नहीं पा रहे। तो मुझे लगा कि ये एरिया तो है जिसमें मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो खुदा ने मुझे वो शऊर दिया कि ए वजाहत, तू कैसे कहता है कि हम तेरे साथ नहीं हैं, हम तो तुझे डिज़ाइन ही कर रहे थे, तू यहाँ आ और फिर बता कि तू कितना लचकदार है, कितना बेहतर है। मैंने जब योगा सीखा तो मैं वो हर चीज़ कर लेता था जो मेरे और साथी नहीं कर पाते थे, वो मुझे रश करते थे। दैट टाइम आई रियलाइज़ कि मैं जिन चीज़ों को देख के अपने ऊपर एक बोझ डाल रहा था या फ्रस्ट्रेशन में जा रहा था, वो तो स्ट्रेंथ है मेरी, वो तो काम ही दूसरा हो गया। एंड दैट टाइम आई रियलाइज़ कि मेरे रब के रास्ते बड़े मज़े के हैं। वो जब डाल देता है किसी को तो मंजिल तक खुद पहुंचाता है। मेरा काम उस नैया का था कि जो बग़ैर मझदार में थी, बट मैंने चप्पू छोड़ दिए थे, मैंने सारे मामला छोड़ दिए थे रब पे, और रब ने मुझे डाला। आज मुझे कोई एज ए इंजीनियर नहीं जानता, एज ए योगी जानता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ। तो ये जो मेरा योग का सफ़र है, शुरू नेगेटिविटी से हुआ था कि मैं किसी तरीके से नेगेटिव चीज़ों पर करूं, और दरमियान में जब मेरे उस्ताद मोहतरम आए प्रोफेसर डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब, तो उन्होंने जो शिफ्ट मेरे अंदर की वो आज आपको योगी वजाहत में नज़र आती है। लेकिन इंजीनियर तो आप हैं, लेकिन अब आप मेटल की इंजीनियरिंग नहीं करते, मैं अब आप माइंड की, सोल की, बॉडी की इंजीनियरिंग करते हैं। मेरे सर यही कहते हैं मुझे
कि बजाय तुम इंजीनियर अब भी हो, अब तुम जो है ना जो है इंजीनियरिंग नहीं करते मशीन्स की, अब तुम ह्यूमन डिज़ाइन इंजीनियरिंग पे चले गए। रब ने जो मशीन बनाई है तुम उसके इंजीनियर हो। तो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। अच्छा, इतने साल टीवी पे आप हैं काफ़ी अरसे से, इतना आसान नहीं होता। हम कोई भी काम शुरू करते हैं, एक थोड़ा सा स्पाइक आता है, उसके बाद फिर हम बैठ जाते हैं या बोर हो जाते हैं। इट्स बिन सो मेनी ईयर्स। जो योगी 20 साल, हम योगी वजाहत को जो 20 साल पहले से देख रहे हैं आज भी उसी तरह। योगा में आपके अलावा समहाउ किसी और का नाम आता भी नहीं है पाकिस्तान में। देयर आर सो मेनी योगीज़। तो वो सक्सेस इन टर्म्स ऑफ फेम ये किस तरह हासिल किया जा सकता है? क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल जो अपने फेसबुक पे भी उन्होंने पेजेस बनाए, इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट्स बनाए, समहाउ वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। क्या राज है कि आपने शुरू में थोड़ा सा एज भी था कि उस ज़माने में थे नहीं, लेकिन आज तक उसको कायम रखना, ये कैसे किया आपने? मैंने नहीं किया, बाखुदा नहीं किया। या तो मेरी माँ की दुआओं ने किया है कि मेरे रब के फजल ने किया है। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इतना अजीब व गरीब शख्स हूँ, मुझे तो यही नहीं पता था कैमरे पे बोलते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, बात कैसे करनी चाहिए, बोलना कैसे चाहिए। वो बेचारा बनी मेरा जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, वो मुझे कहीं शूट पे ले गया बलूचिस्तान, और वहाँ पे एक ऐसे टीले पे खड़ा कर दिया जहाँ एक छोटा सा ये टीला था, ये था, बीच में पैर फंसाए, स्ट्रेच किया और मुझे हल्का सा जो है नमस्ते करके झुकना था। तकरीबन शायद 12 बजे का वक्त होगा। जब मैं झुका तो बाल तो उसी वक्त उड़ना शुरू हो गए थे। तो वो जो एक ऊपर सूरज, एक उस सूरज की जो रिफ्लेक्शन चमकी तो कैमरे में बड़े ब्लर सा आ गया। जब हमने वो शॉट देखा तो अंदाज़ा हुआ कि मैं तो कभी फिट ही नहीं हो सकता, बाल भी उड़ गए हैं, मैं कैसे टेलीविज़न पे बनूंगा। ये जो कैप आप देख रही हैं इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है, इसके पीछे वो बाल का कम हो जाना है उसका राज था। मैंने अपने आप को एडॉप्ट किया, मैंने सीखा। मेरे ख़ानदान में कोई, हम तो पीटीवी के सामने से निकलते थे तो इमारत को देखते थे शायद कोई नज़र आ जाए, हम तो वो लोग हैं। जब मैं इसमें मीडिया में आया तो एक एडवांटेज ये था कि जो मेरे मेंटोर हैं, जिनके अगर मैं उंगली ना पकड़ता तो शायद गजनफर साहब, इंडस नेटवर्क के जो उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। वो एक दिन जैसे मैं उनकी वाइफ को करा रहा था योगा, गया तो उन्हीं के लिए था, उन्होंने छोड़ दिया। 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा मेरी वाइफ को करा दो। तो मैडम को मैं योगा कराता था घर जाके। एक दिन सोफे पे बैठे और उनका स्टाइल है बड़ा मज़े का, और इस तरह ये तुम कहानी करते रहते हो ना, तो ये टेलीविज़न पे कर सकते हो नहीं, कहेंगे ये तुम पागलपन जो करते हो, पागलपन कहानियाँ करते हो पागलपन की, तो ये टीवी पे कर सकते हो। मैं सर पागल तो पागल होता है, हर जगह पागल होगा, आप वहाँ कराएंगे वहाँ पे भी ये कर लेंगे। और शाम को तुम आ जाओ ऑडिशन। तो नजम साहब हुआ करते थे, मैं उनके पास चला गया। ये ध्यान में रखिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं पता। उर्दू साइंस कॉलेज का एक खौफज़दा नौजवान जो इंग्लिश से भी डरता है, डिफेंस में आने के बाद उसके पैर लड़खड़ाते हैं कि यार कौन लोग हैं, वो टेलीविज़न पे जा रहे हैं। तो मैं वहाँ गया, नजम साहब ने, अल्लाह नसीब करे अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा जी आपको प्रॉप्स क्या चाहिए। वो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं प्रॉप्स, भैया इसको क्या कहते हैं, क्या मतलब, कहीं कोई सामान वामान चाहिए। मैं सर एक वो कोई ऐसी चटाई दे दें, मैट दे दें। मैट नहीं होते थे उस ज़माने, योगा के मैट कहाँ होते, योगा ही नहीं होता था। तो चादर दे दें, कंबल दे दें, या कोई चटाई टाइप का मिल जाए। हाँ। तो बहरहाल वो उन्होंने कहा ठीक है आप कल आके शूट कर लें, कल आ जाएँ। तो मैंने पहला शूट बगैर टोपी के वहीं जाके खड़ा हो गया। तो मैंने वो चटाई कहें, तो मुझे चटाई दी गई जिसमें छोटे बच्चे की डेड बॉडी दफनाते नहीं है, वो कोई खरीद के लिया कि नहीं आपने चटाई कहा था, ये चटाई है। उस हालत में हमने शूट शुरू किया था। ना किसी को नहीं पता था योगा का, ना शूट करने वाले को पता है, ना करने वाले को मैट मिल रहे हैं, क्योंकि उस जाने मैट का कोई तस्वुर नहीं है। पहले वहाँ से हमने शुरू किया। और इंडस, तो वो शायद इंडस के बाद वो मेरा पहला वो पड़ा हो। तो मेरे मरने के बाद बहुत सारी चीज़ें निकाली जाएंगी कि ये चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं इंशाल्लाह। तो पहले वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ, पता कुछ नहीं था। एक चीज़ बड़ी अजीब थी जो मुझ में थी। आप ही की तरह मेरी किसी बहन ने मुझसे पूछा था एक इंटरव्यू में कि आपके इतने मसाइल थे, इतने दुखी थे, आप खुद कह रहे हैं कि हम नाकामियों की सीमा पे पहुंच चुके थे, उरूज पे, नाकामियों के उरूज में थे, तो फिर ये कैसे हुआ? तो मेरा जवाब बड़ा सादा है। नाकाम इंसान के पास एक ही चॉइस होती है और वो है कामयाब होने की। कामयाब इंसान के पास बड़ी चॉइस होती है, क्या वो मज़ीद कामयाब हो जाए या वो फिर नाकाम हो जाए। एक नाकाम आदमी क्या करेगा? नाकाम तो वो है, अब तो उसके पास एक ही रास्ता है, उसको सिर्फ कामयाब होना है। मैं नाकामी के उस
नहज पे था जहाँ से कामयाबी का सफ़र ही कर सकता था, और तो मेरे पास कुछ था नहीं। तो शायद मुझ में वो तो तको-दो पागलपन था, दीवानगी थी। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, अगर आपको अबव नॉर्मल होना है तो एब नॉर्मल होना पड़ेगा, थोड़ा पागलपन नॉर्मल होके नहीं हो सकता। नॉर्मल आदमी नॉर्मल काम करता है, एक अबव नॉर्मल होने के लिए एब नॉर्मल होना पड़ता है। पागलपन, दीवानगी चाहिए, वो दीवानगी थी मुझ में। अच्छा, योगा जब आपने शुरू किया, एक तो वैसे ही बड़ी मुख्तलिफ सी एक मामलात उसके, मुस्तकिल मिजाजी बड़ी ज़रूरी है शौक़ के अलावा। हम नॉर्मल वर्जिश में भी आते हैं तो पहले दिन 2 दिन बड़े शौक़ से शुरू करते हैं, 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं। ट्रेडमिल ख़रीद के ले आते हैं, 2-3 दिन उस पर चलते हैं, फिर वो उस पर नहाने के बाद तौलिए लटक रहे होते हैं कि ये इधर हवा लग के सूख जाए। हाँ। सूख जाए। सो आपने मुस्तकिल मिजाजी कैसे कंटिन्यू की योगा सीखने में? देखिए, अब पोल खुलती जाएंगी। सच बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा जहाँ से मिलता है दिल वहीं लगता है। That is so true. मैं 16-17 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी था उस ज़माने में। वो छोड़ते जब मैंने इंडस ज्वाइन किया तो इन लोगों ने तो कमाल कर दिया। ये सिर्फ संडे को शूट करते थे। और वो जो मेरे प्रोड्यूसर साहब हैं, अल्लाह से खुश रखे, मेरा बहुत प्यारा भाई है छोटा बनी, वो ये करता था, इंट्रो दरख्त के साए में ले लेता था बहुत सारे, और जो लॉन्ग शॉट्स होते थे वो हमें सुबह ही सुबह शूट करने होते थे। उससे वो 6-7 प्रोग्राम बना लेता था, 6 बना लेता था, 5 बना लेता था। तो मैं संडे शूट करता था। 16,000 के लिए पूरे महीने काम करता था पहले। और जब मैं इधर आया तो इन्होंने सिर्फ संडे मुझे बुलाना शुरू किया। 4 संडे में मैं शूट करता था, पूरे महीने प्रोग्राम चलता था, और फिर बाद में नाश्ता भी होता था। तो हम वहाँ बैठ के नाश्ता भी करते थे और बड़ा मज़ा आता था जो बोर्ड बेसन पे। और पैसे उतने ही एक दिन में? वो जो पैसे उन्होंने मुझे 30,000 दे दिए। ओह, डबल। ओ, मैं बड़ा परेशान। हमने कभी इतने सारे पैसे, मैंने तो कम से कम 30,000 नहीं दिए। 90s की बात है। चेक, हाँ, ये मैंने 2002 में शुरू किया था। 2002 में 30,000 का चेक मिले। 22 साल पहले। हाँ। ध्यान में रखिएगा कि वो आदमी 16,000 कमाता है, जिसमें उसका घर भी चल रहा है, पैसे भी बच जाते थे थोड़े बहुत। 16,000 में 30,000 का चेक मैंने लिया और मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि यार इन्होंने पूरे साल के पैसे एक साथ क्यों दिए मुझे, ये क्या मसला है। वो मैंने घर में दिया वाइफ को। मैंने कहा देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत चेक दे दिया। इंसान की तरबियत, इंसान का माहौल से बाहर तो नहीं निकल सकते ना। हमें पता ही नहीं था कि 4 दिन काम करके कोई कैसे 30,000 दे सकता है। 16,000 मिलते हैं पूरे महीने काम करके। मैंने वाइफ से कहा, पैसे ये कैश नहीं कराना, जमा नहीं कराना, इसको रख लो, अल्लाह ना करे कहीं ये गलत हो गया तो भाई कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं होंगे इतने। बहरहाल उसने चेक, वो भी फॉर्मूला थी, उसने चेक रख लिया और हम काम करते रहे। और वो महीना मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा क्योंकि वो 16,000 भी रुक गया था। कहेंगे भाई वो गलत हो गया, बड़ा मसला हो गया था। आप जिक्र नहीं कर रहे थे उनसे कि पैसे जो आए हैं वो ठीक है? देखिए, अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरा अंदर का वो सब कुछ, वो पेन भी वापस आ रहा है, वो अजीब प्लेजर भी वापस आ रहा है जो मैंने इन सब सारे माहौल में फील किया। बहरहाल अगला महीना हुआ और अगले महीने में वही हुआ कि मुझे एक मैसेज आया कि जी आप पहले अकाउंट डिपार्टमेंट जाएं, ज़रा कोई मसला है वो चेक का। तो मैंने कहा वेरी गुड, अल्लाह का शुक्र है, मैं इतना समझदार तो हुआ कि मुझे पता था कि चेक गलत है। मैं वहाँ गया तो वहाँ पे शेख खुर्शीद साहब हेड हुआ हमारे अकाउंट्स के, सफदर भाई हुआ करते थे। सफदर भाई के पास गया, बड़े बड़े प्यारे भाई हैं मेरे, स्टिल मैं उनसे मिलता हूँ, मेरे साथी हैं। उन्होंने कहा वजाहत, वो एक्चुअली गज़नफ़र साहब बहुत नाराज़ हैं, हमने आपको गलत चेक दे दी। कोई मसला नहीं। मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत अक्लमंद हो गया, मैंने पहले ही भाप लिया था, 1 महीने पहले मैंने भाप लिया सूरत को। मैंने कहा जी बिल्कुल मेरे पास चेक है। तो नहीं उस चेक की बात नहीं कर रहे। वो एक्चुअली ये हुआ कि अभी ना हालात ज़रा थोड़े सही नहीं है और हम अभी ग्रो भी कर रहे हैं, तो हम आपको ज़्यादा नहीं दे सकते, तो हमने 50,000 का कर दिया आपका चेक। भाई जी कौन था चेक 50 का? कहने वो गदन साहब कह रहे थे हमने आपको कम दे दिए हैं लास्ट टाइम जी, ज़्यादा देने हैं, तो वजह अभी हम 50 ही दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं। मैं और मुजाहिद बरेली साहब, हम लोग उस वक्त 2 काम चल रहा था। तो मैंने कहा ये बाय द वे आप कितने अरसे के लिए देते हैं चेक? हम बहुत जोक करते हैं। मैंने कहा कोई जोक नहीं है, बताएं मुझे। कहने भाई ज़ाहिर बात है, वो भी तो हालात अच्छे नहीं है, लेकिन क्योंकि आप ही का एक प्रोग्राम है और मुजाहिद बरेली साहब का बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था, तो हमारे 2 प्रोग्राम बार बार रिपीट होते थे इंडस्ट्री में। तो उन्होंने बताया कि वैसे हमें लाख रुपए देना चाहिए। अब 16,000 वाले आदमी को लाख समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा आपका कारोबार क्या है असल में? कोई गड़बड़ तो नहीं है? कोई अल्लाह ना करे बाद में तो नहीं आप कोई मुझसे कोई मेरा घर छीन लेंगे या कुछ मसला कर लेंगे?
मैंने घर में भी फ़ोन किया कि यार ये तो चेक ही दूसरा आ रहा है। उसने कहा छोड़ दो भाई, ये कोई पाउडर वाउडर का कारोबार तो नहीं करते, कल कल आगे तुम्हें फंसा दें, कल के तुम्हें पुड़िया लेके दें। अब हम तो उस माहौल के आए हुए थे ना, बड़े डरे, लेकिन फिर उन लोगों ने बताया कि नहीं आप परेशान ना हो, ये चैनल है, ऐसे ही मिलते हैं, बल्कि ज़्यादा मिलना चाहिए। बाद में तो खैर मैं अकड़ता था, बड़ा कम पैसे देते हैं आप लोग, औकात से आदमी बाहर निकले तो ऐसा होता है। मैंने घर फ़ोन किया और मैंने उसको कहा कि वो चेक जो है ना वो जमा करा दो, अब 50,000 का मिल रहा है। और यही जुमला सुनने को मिला। उसने कहा देखो ये छोड़ दो, ये लोग मुझे सही नज़र नहीं आ रहे, इतना पैसा कौन देता है किसी आदमी को, और 4 दिन तुम जाते हो और तुम्हें नाश्ता भी कराते हैं वो सुबह। इस माहौल से मैं चला। जब इस माहौल में चला तो मुझे लगा कि मुझे अपने आप को इस सांचे में डाल देना होगा। मैंने सांचे में डाला। आज जो लोग मुझसे बेहतरीन योगा करते हैं, बेहतरीन योगी हैं, मैं अशीर भी नहीं हूँ उनका। यानी अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो लिस्ट है। योगी शमशाद भाई पिंडी इस्लामाबाद में है, मैंने उन जैसा योगी नहीं देखा पाकिस्तान में। इतना कमाल के योगी, और बेशुमार योगी हैं। मेरा बहुत प्यारा दोस्त योगी शाहिद जो हैं, शाहिद इकबाल हिजरा साहब, वो लालपुर योगा के नाम से क्लब बनाया उन्होंने, वहाँ करते हैं। वो लोग जो कर लेते हैं वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो ये कि इंट्रोड्यूस कराया, तो जब आप किसी का तारुफ कराते हैं तो उसका एक आपको एज मिलता है, क्योंकि उससे पहले नहीं था। तो मुझे सिर्फ ये मिला कि मुझसे पहले योगा का तारुफ नहीं था पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान में एक ऑनर के तौर पे ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में योगा का सबसे पहला योगा बेस्ड प्रोग्राम का होस्ट हूँ, और बाद में उसका डायरेक्टर भी बन गया। अच्छा, अभी आपने कहा ना पागलपन, तो मेरे जहन में बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं जिनमें सब कुछ है मगर वो पैशन मिसिंग है, और इसी वजह से वो कुछ दिन एक काम किया, बोर हो गए, छोड़ दिया, फिर कुछ दिन काम किया, फिर छोड़ दिया, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, और इवेंचुअली अपनी किस्मत से या लोगों से बेजार हैं। दूसरी बात, आपने एक और बात बड़ी मज़ेदार कही थी ना कि जब इतने सारे पैसों का सुना तो हम डर गए। तो कभी कभी हमारा जो तरबियत होती है, हमारा माहौल होता है, या जिन लोगों में हम उठते बैठते हैं, वो हमारे बिलीफ को या हमारी सलाहियतों को लिमिट कर देते हैं, और हम फिर उससे बाहर नहीं निकलते। इसको कहते हैं ना, कुएं का मेंढक बन गए। आप जब आपके अपने तजुर्बे भी हैं, आपका मुशाहिदा भी होगा, आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में जो इस वक्त हम बहुत बेजार हैं, या हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, या हम हर एक को डाउट करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे बैकग्राउंड, तरबियतें या ये सब शामिल नहीं है? ऑफ कोर्स, 100%। तो फिर कसूरवार हम तो 100%। इंसान का रद्द अमल असल में तो उसके मुशाहिदे की वजह से होता है ना, जिस माहौल में वो रहता है। अगर वो चोरों के दरमियान में रहता है तो वो जज तो नहीं बन सकता ना, वो चोर ही बनेगा, और हर एक को चोर भी समझेगा। उसकी तरबियत हुई ना, उसका क्या कसूर है, उसका क्या कसूर है। हमारे यहाँ, हमारे माशरे में कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं, गलतुल आम हैं, लेकिन इस कदर आम हैं कि अब वो हकीकत लगने लगती है, सही लगते हैं। अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा सुनने में आता है, हरगिज़ ऐसा है नहीं। मेरे मादरे वतन की जो क्वालिटी है वो उनसे पूछें जो ग़ुलामी में जीते हैं कि ये क्या मुल्क है। ये पर्ची के बगैर काम नहीं होता। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जब तुमको ये कहे कि कोई इस मुल्क में पर्ची के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, तो किसी को योगी वजाहत का नाम बताना और पूछना कि इसकी कौन सी पर्ची थी जिसने काम किया। दीवानगी थी ना। मेरा भी वही माहौल था, मेरे अंदर आसपास लोग बैठे हुए थे, वो सिर्फ नाकामी की बातें करते थे, ये कुछ नहीं हो सकता, तुम नहीं बढ़ सकते, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैंने एक हल्की सी जस्त लगाई और अपने से अलग एक माशरे में, ग्रोह में बैठना शुरू किया। मुझ साहब के पास जाना शुरू किया, फ्री ऑफ चार्ज। वो जुमेरात को, पता नहीं जुमेरात को क्यों करते थे, मुझे याद नहीं, लेकिन जुमेरात को वो चाय भी पिलाते थे, बिस्कुट भी खिलाते थे, और डिफेंस में मेमो के साथ बैठ के हम बैठ जाते थे, अच्छा लगता था। जब हम उस माहौल में गए जहाँ पे लोग अपनी टैलेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, एबिलिटीज़ पे बात कर रहे हैं, करियर पे बात कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कौन लोग हैं, हमारे घर में कौन सी बातें होती हैं। तो वो माहौल बहुत बड़ा रिप्रेजेंट करता है। उस माहौल में जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे लगा कि जो कुछ मैंने अब तक एक महदूद माहौल में, वो कुएं के मेंढक वाले में गुजारा, वो तो आगे किसी को भी नहीं बढ़ने देगा। एक बच्चा कैसे बढ़ेगा जिसके घर में माएँ, बहनें, खालाएँ सब लड़ाइयों की बातें कर रही हों, मैं उससे बात नहीं करूँगी, मैं उससे नहीं करूँगी, बड़ा होकर मैं भी नहीं करूँगा। हाँ। लेकिन जब मैं मुझ साहब के पास गया तो इन्होंने बात की, ब्रेन की, सलाहियतों की, अंदर अपने ऊपर बिलीव की, हिडन बिलीव की, डाउटफुल बिलीव की,
क्लियर बिलीफ की, डिज़ायर की, सोचों की, उमंगों की, प्लानिंग की, लाइफ स्टाइल, लाइफ टाइम अचीवमेंट क्या होता है, लाइफ जो ड्रीम्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। मुझे लगा कि ये पागल लोग हैं। अच्छा, आज आप जब ये बात कह रहे हैं तो आपके पीछे तो माशाल्लाह एक सक्सेस स्टोरी है। आप वो वाला मेंढक हुए जिसने जिस्ट लगाई, जी बिल्कुल, और फिर वो कामयाबी की तरफ भी गया। बहुत से देखने वाले हैं जिनके अंदर योगी वजाहत जैसे ख्वाब होंगे, जस्ट उन्होंने भी लगाई होगी, लेकिन शायद वो सक्सेस स्टोरी नहीं बन पाई। सो कोई ना कोई, एक आपने बताया मुस्तकिल मिजाजी थी, आप लगे रहे, जो मुश्किलात आई उस पर लगे रहे, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं और वो ऐसी को जस्ट लगाना चाहते हैं, सो वो किस तरह अपने इर्द गिर्द के माहौल को बदलें, क्या करें अपने अंदर कि वो भी योगी वजाहत के बताए हुए रास्ते पे कुछ चल पाएँ? माहौल को बदलने का काम मुफक्किर का होता है। एक मुफक्किर, एक उस्ताद, एक दानिश्वर, एक आलिम वो बदलता है। अच्छा, जो बदलना चाह रहा है वो ये ना आलिम है ना मुफक्किर है, तो फिर तो वो माहौल नहीं बदल सकता। वो माहौल ना बदले, हल्का यारा बदल दे, माहौल बदल जाएगा। वो अपने दोस्तों का इंतखाब सही कर ले। मैंने जिन दोस्तों का इंतखाब किया वो कमाल के थे। मैं उस वक्त बाकमाल नहीं था, ना भी हूँ। ये मेरे रब का कमाल है, मेरी माँ की दुआएं। हुआ ये कि जिन दोस्तों के साथ बैठा वो मेरे यहाँ के डिफेंस के दोस्त थे, पढ़े लिखे दोस्त थे। डिफेंस से मुराद एक दूसरा माहौल था जिसमें मैं नहीं था। मैं फेडरल एरिया का रहने वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल एरिया में बहुत आला पाए के लोग होंगे, मैं उन तक नहीं पहुँचा। मैं पहुँचा मुईज़ साहब के पास, और उस जगह ने मुझे वो लोग दिए जिनके बारे में जब बात करते थे वो यूरोप की करते थे, वो मुझे न्यूयॉर्क के बारे में बताते थे, मैं उनको लियारी के बारे में बताता था। वो मुझसे कहते थे कि चांद पे जाना है, मैं उनसे कहता था यार वो उस इलाके में चले जाएं तो अल्लाह का शुक्र है, चांदनी चौक चले जाएंगे। वो कहते थे आओ यार चलो कॉफ़ी पीने, हम कहते थे यार वो चाइनीज पी लें। वो कहते थे बर्गर खा लो, हम कहते थे यार वो तुम समोसे खा लो। तो माहौल डिफरेंट था। मैंने उस माहौल को बदला नहीं, मैंने अपने आप को एक नए माहौल में लाया और मैंने उस माहौल से सीखा। मैं आज तक अपने उन दोस्तों का एहसानमंद हूँ जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे बताया कि जब चाय पीते हैं तो सुर की आवाज़ नहीं निकालते, जब कहीं जाते हैं तो एक्साइटेड हो गए हा हू नहीं करते, वरना हम तो उछल कूद कर लेते थे, अबे क्या मज़े की चीज़ है यार। उसने कहा भाई हल्की हल्की आवाज़, चुप 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 चुप। या किसी के यहाँ जाना है तो जाते ही अगर वो चाय आ गई है तो एकदम ही सुर सुर शुरू नहीं करनी है, आखिर में या हल्के हल्के। ये तहजीब व तमद्दुन, सच्ची बात है, इसमें शायद लोग बुरा माने कि पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, बट इतना टाइम नहीं था हमारे घरों में। एक टूटा हुआ शख्स आपको जोड़ नहीं सकता, एक बिखरा हुआ शख्स आपको जमा नहीं कर सकता, एक वो शख्स जो लाइल्म है आपको आलिम नहीं बना सकता। तो आप खड़े कहाँ हैं? तो कोशिश करें कि आप पहले जुस्तजू ढूंढें उन लोगों को। ये लोग वो हैं जो आपको ख़ानदान में भी मिल जाएंगे, आपके अपने ही घरानों में मिल जाएंगे, नहीं मिलते तो दर्जगाहों में मिल जाएंगे। आप ऐसे कोर्सेज़ करने की कोशिश कीजिए जहाँ पे ये लोग मिल सकें, और ये लोग ना भी मिलें तो ज़रूरी है कि आप कोर्स करें। आप उस दर्जगाह के बाहर खड़े हो जाएं, चलते हुए किसी शख्स से वैसी दोस्ती कर लें, लेकिन अपना माहौल बदलने के लिए आप उस बॉक्स से बाहर निकलें जहाँ पे हैं। तो जो आपके सवाल के जवाब ज़रा तमीदन माफ़ी चाहता हूँ, बड़ी हो गई, बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत मेरी अच्छा ज़िंदगी के तर्जुमे सर मैंने किताबों से कहाँ पढ़ा, मुझे तो ज़िंदगी ने पढ़ाया है। जो ज़िंदगी से पढ़ के आता है उसके सफ़ात दूसरे होते हैं, ज़रा तवील होते हैं। वो अपने सफ़ात खुद लिखता जाता है ना। तो बस वो जो खून से लिखा था ना, खून और पसीने से जो लिखा था, जब वो मैं दोहराता हूँ तो ज़रा तमीद लंबी हो जाती है। मैंने यही किया, मैंने दोस्तों का इंतखाब बहुत अच्छा किया। ये जो हमारे यहाँ भाषण चलते हैं ना, जब हम बैठते हैं दो कमरे में, उफ ऐसा लगता है एक आदमी अफलातून है, दूसरा आदमी अफलातून सुकरात है, बुखरात है, और फिर दोनों एक दूसरे से पूछते हैं यार भाई गाड़ी पे छोड़ दोगे हमें घर तक। तो ये अफलातून और बुखरात गए। अगर आप अक्लमंद हैं तो आप कामयाब क्यों नहीं हैं? अगर आप कामयाब नहीं हैं तो फिर आप अक्लमंद नहीं हैं। निकलें इस धोखे से और माने इस बात को, तस्लीम करें ना सर। बिल्कुल। देखिए कामयाबी का सफ़र, और कामयाबी कहते किसको? कामयाबी इसको नहीं कहते कि वो जो बंदर रोड में एक ज़माने में तोते की फाल निकालता था, उसके आगे लिखा होता था प्रोफेसर। इस मुल्क का सबसे मशहूर प्रोफेसर, बिल्कुल पता नहीं फला फला वजाद साहब, और तोते की फाल निकाल रहे हैं प्रोफेसर, और उस पर ऊपर लिखा हुआ क्या? मुल्क के मशहूर प्रोफेसर। भाई तुझे तो यहाँ रोड पे भी कोई नहीं जानता, तो तू मशहूर कहाँ से हो गया? तो खुद नवीसी या खुद लिख के ये कहना कि मैं मशहूर हूँ। शोहरत वह है जो लोगों को आपको कहे कि हाँ आप हैं कुछ, आपकी शनाख्त बने। तो उसकी एक लाइन मुझे बड़ी पसंद है, जब आपकी ज़िंदगी
दस्तखत से यानी सिग्नेचर से ऑटोग्राफ पे चली गई तो फिर है। जब लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगे ना तब आप सक्सेसफुल हुए। आपसे सिग्नेचर क्या, सिग्नेचर तो मैं भी करता हूँ चेक पे जाके, कहीं पे भी कर दिए, लेकिन लोग आपके पास भागें तो आपकी शनाख्त बनी है। दुरुस्त। आपकी शनाख्त लोग कहें कि बनी है तो ठीक है, और आप कहें तो गलत होगी। तो ये फ़र्क है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, आपने कहा, तो देखिए कामयाबी गुफ्तगू से नहीं होगी कि मैं ये हूँ, मैंने ये किया। आप उन असातिज़ा को ढूंढें। जैसे मैंने कहा, माहौल को तब्दील करना हो तो पूरा माहौल तब्दील नहीं कर सकते तो एक उस्ताद ढूंढ लें। अच्छा, मेरी दूसरी खुशकिस्मतियों से, बहुत बड़ी खुशकिस्मतियों में से एक खुशकिस्मती ये रही कि मुझे उस्ताद बहुत प्यारा मिला। एक ऐसा उस्ताद जो वली है, जो सूफ़ी है, जो मलंग है। मैंने इतना खूबसूरत इंसान, इतना इंसानों के लिए, हम यकीन कीजिए मैं शर्मिंदा हूँ यहाँ बैठ के। यहाँ मेरे उस्ताद मोहतरम कौन है? नेक्स्ट टाइम उनको बिठा लेंगे, प्लीज़ उनको बुलाइएगा। अच्छा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस रहे काफ़ी, और आपने एक वो जो कहते हैं ना कामयाबी ही ऑप्शन था, तो मुझे बताएं कि वो जो नाकामी थी उस वक्त और आज, कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा, इंटायरली डिफरेंट पर्सनालिटी हो जाती है, सोच डिफरेंट होती है। आपको क्या लगता है कोई भी एक आम शख्स की ज़िंदगी में नाकाम होने के वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हम सब अपना मुहासबा करें तो हमें अपने अंदर से निकाल देने चाहिए? सोच। सिर्फ एक सोच होती है जो उस लम्हे को नाकाम और कामयाबी के ऊपर बेस करती है। नाकाम कोई नहीं होता। आगही वो बड़ा ज़रूरी है। आगही आपका परसेप्शन चेंज कर देती है। आप नाकामी में से भी एक कहीं उभरता हुआ पौधा देखते हैं। एक बीज होता है जो बताता है कि मैं दरख्त बन के तुझे बताऊंगा कि बाग कैसा होता है। ये कब होता है? ये जब होता है जब आपके पास वो चीज़ ना हो। आप उसको नाकामी क्यों कह रहे हैं? आप उसको नुक्ता आगाज़ भी तो कह सकते हैं कामयाबी का। मेरी माँ ने मुझे कहा कि वजाहत, हम जिस हाल में जी रहे हैं एक फ़ायदा है। देखिए ये है बड़ा अच्छे उस्ताद की, मेरी माँ मेरी उस्ताद भी हैं, और मैं बारहा ये जुमला कह चुका हूँ, जो सुन रहे होंगे वो बार बार रिपीट हो तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी माँ ने कपड़े सी के पाला, मेरे साथ स्कूल में एडमिशन लिया। मेरी प्राइमरी और मेरी माँ की प्राइमरी एक साथ है, एक क्लास में बैठे हम लोग। वहाँ से मेरी माँ ने शुरू किया तालीम, फिर उसके बाद उनको आगे बढ़ा दिया 7th में, तो उन्होंने 3 साल करने के बाद फिर टीचर ट्रेनिंग की PTC किया जामिया मिलिया से। उसके बाद उसी स्कूल में पढ़ाने लगी, फिर इंटर, BA, B.Ed, MA, M.Ed। मेरी माँ कई स्कूलों की प्रिंसिपल रहने के, जी कई स्कूलों की प्रिंसिपल रहने के बाद रिटायर हुई। और मुझे क्यों एंथनी रॉबिन्स की किताब पढ़नी है? मैं अपनी माँ को देखता था, अब तो दुनिया में नहीं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो मेरे लिए तो सबसे बेहतरीन मोटिवेशन वो थी, वो और मुईज़ साहब, दो ही तो शख्सियत ऐसी हैं जिनका मखरूज़ हूँ। मैंने मुईज़ साहब के थोड़े से पैसे रोके हुए नहीं दिए, मैं दूंगा भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि जब रोज़े महशर मेरा हिसाब किताब हो तो मैं जब मखरूज़ माना जाऊँ तो मैं अपने उस्ताद का भी माँ का तो हूँ। वो इस बात की मेरा ख्याल बहुत अच्छी मिसाल है कि आपने जितनी अच्छी बातें की, जो सीख आपने बताई, तो आपके उस्ताद का मेरे ख्याल इससे अच्छा तारुफ कोई और हम तक पहुँच नहीं सकता। कमाल की शख्सियत। अच्छा, हम थोड़ा सा योगा की तरफ आते हैं वापस। ये हम योगा और योगी हम बात तो कर रहे हैं, ज़रा कुछ हमें ये सिखाइए, ये है क्या? ये कोई वर्जिश है? ये कोई ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है? कोई मेडिकेशन है? कोई क्योर है? ये क्या है? और जादू टोना है क्या? जादू टोना है क्या है? और हम तो दुनिया भर में अब तक सिर्फ ख़वातीन को ही योगा करते देखते आ रहे हैं ज़्यादातर तो भाई। सो ये किस तरीके से चल रहा है और क्या है इसके बारे में कुछ ज़रा हमें बताइए। इसके सेहत पे इतने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि योगा एज रिवर्सल एक्सरसाइज है, मगर जब हम एजिंग की बात करते हैं तो साइंटिफिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है रिवर्स तो हो ही नहीं सकती, जैसे हड्डियों का ख़त्म होते जाना, नज़र का जाना, बहुत सारी हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं। तो क्या वाकई योगा एक्चुअली आपकी उम्र को या उम्र की क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी बढ़ा देता है? दो बातें हैं। देखें, पहले तो ये कि मुस्कुराते हुए मैं चाहता हूँ कि हम बहुत संजीदा बात मैंने कर दी। योगा के बारे में अक्सर वो लोग बोलते हैं जो खुद योगी नहीं होते। जैसे अभी आपने गुफ्तगू में कहा कि हम दोनों भी उन्हीं में ही हैं वैसे। आप दोनों में हमारा मुशाहिदा है। क्या आपने योगियों के बारे में बहुत बोलते हुए देखा है? नहीं, वो उसको महसूस करते हैं, फील करते हैं। बदकिस्मती यह है कि योगा के बारे में जो आगाही है वो उन लोगों से आई जो ज़्यादातर खुद योगी नहीं थे, योगा का थोड़ा बहुत इल्म जानते थे। यूरोपियंस हैं, उन्होंने किताबें लिखी ये, लेकिन जो क्लासिकल योगी हैं जो मेरे थर में
महाराज बैठे में वो तो नहीं बोलते इसके बारे में। उसकी वजह यह है कि अगर वो बोल पड़े तो बहुत से लोग उनको कहेंगे कि हो ही नहीं सकता। योगा एक ऐसा इल्म है, एक ऐसा तर्ज ज़िंदगी है जो आपको ज़िंदगी के साथ जोड़ देता है। और इसकी वजह यह है कि योग का जो लफ्ज़ है वो डिफ़ाइन करता है कि योगा का इल्म क्या है। योगा का लफ्ज़ संस्कृत के एक लफ्ज़ योज से निकला है, YOJ, योज। योज के माने होते हैं जुड़ जाना, जोड़ना, मिल जाना, या एक और मानी है किसी जानवर को उसके खूंटे से बांध देना, योज करना उसका, इसका योज कर दो, बांध दो। अब जब ये हिंदी में आया तो ये योज से योग हो गया। जो जे था वो जी में आ गया, जी से आ गया, तो ये हो गया योज। हिंदी में उसूल ये है कि हर लफ्ज़ के आगे साइलेंट ए लगा दिया जाता है। राम के आगे लगाएंगे तो पढ़ा जाएगा रामा, गीत के आगे लिखेंगे ए तो वो गीता हो जाएगी। अक्सर लोग गीता बोलते हैं, अक्सर वो गीत है, भगवान गीत है, ठीक है। इसी तरह जब योग को ए के साथ देखा गया तो सब लोगों ने योगा बोलना शुरू किया। लफ्ज़ है योग, और योग के माने मिलाना, जोड़ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो इल्म है जो आपको आपसे जोड़ता है। जब आप अपने आप जुड़ जाते हैं तो फिर उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं जो आपका है, जिसने आपको बनाया है। तो एक योगी अपने आप को तैयार करता है कि जो परमात्मा है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा खालिक है, उसके साथ मैं अपने आप को कैसे जोड़ूं। उस जोड़ के लिए वो ज्ञान करता है, ध्यान करता है, ब्रीदिंग पे जाता है, पोस्चर करता है, कुछ करता है कि कहीं मुझ में वो एबिलिटी आ जाए कि मैं उसके सामने पेश हूँ तो कहीं मैं उससे जुड़ तो सकूँ। ये जोड़ने का अमल जो है ये सिस्टमेटिकली है। इसमें यम नियम्स हैं, उसूल हैं, बेसिक उसूल हैं। 5 ऐसे उसूल हैं जो आपके और सोसाइटी के दरमियान हैं। तशद्दुद नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, प्रॉपर एनर्जी को सही इस्तेमाल करना, और मिल्कियत को, कोई किसी की मिल्कियत नहीं है, सब अल्लाह की है, ऐसा मानना। ये मेरे आपके दरमियान के मामले हैं। 5 मेरे हैं, मुझे साफ़ रहना है, मेहनत करनी है, इत्मीनान में रहना है, मुताला करना है और अल्लाह के आगे सर को झुकाना है। ये एक योगी की लाजमी जिम्मेदारी है। इसको यम नियम कहते हैं। फिर जो आप योगा देखते हैं वो आता है, वो है आसन। असल में आप लोग योगा को जिस तरह देख रहे हैं वो पोस्टर्स हैं। हाँ। आप पोस्टर्स को योग कह रहे हैं। ये पूरा एक योगी पोस्टर को योग नहीं आपने करता। जो ये बताई ये तो इसकी बड़ी रिलीजियस ओरिएंटेशन है, बड़ी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है इसकी। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें और इस महफिल को बाबरकत कर लेते हैं। दूसरा है झूठ ना बोलना। तीसरा है अमानतदारी, चोरी ना करना। चौथा है अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी है या प्रोडक्टिव एनर्जी है उसका सही इस्तेमाल करना। और आखिरी है ईश्वर परिधान, रब के आगे सर झुकाना। आपको चैलेंज है मेरा, पूरी कायनात में आदम से लेके अब तक जो बच्चा आज पैदा हुआ है उस वक्त तक एक शख्स ढूंढ के लाएं। अगर आप किसी का नाम लेंगे तो कहीं हिंदू मैथोलॉजी में हम जाएं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कृष्ण को, तो हम देखते हैं कि भाई मक्खन चोरी हो गया, ठीक है जी, तो वहाँ पे हम मक्खन चोर भी कहते हैं, वो एक प्यार से बोलते हैं। लेकिन कुछ और भी हैं, शरारतन वो जो हैं वो कपड़े ले गए, बहुत सारी बातें ना जो हमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता। और भी ले लें, बड़े बड़े लोगों को ले लीजिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ मिलेगा। लेकिन एक कायनात में एक शख्सियत है। अब तो योगा के 5 उसूल को दोबारा मैं पढ़ता हूँ। नॉन वायलेंस, रहमतुल लिल आलमीन, कायनात में हर किसी के लिए रहम का बाइस, सादिक, सच्चे, अमीन, अमानतदार, सच बोलने वाले। वो दूसरा बात वो चोरी ना करना, किसी की चीज़ लेके रख ली, यही दिस, ठीक है जी। वाइटल एनर्जी, जो प्रोडक्टिव एनर्जी, उसका निकाह की शक्ल में, सुन्नत की शक्ल में निकाह के सही इस्तेमाल। और आखिरी चीज़ क्या है? उफ, सरेंडर करना, अदम मिल्कियत, 2 जहां का मालिक, 2 जहां का सरदार, सब कुछ उनका, लेकिन घर में शहजादी के हाथ में छाले पड़ जाएं चक्की पीसते हुए। क्या कमाल है सर, क्या कमाल है कि योग के 5 उसूल मेरे आका और आपके आका, हम सब के आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद, उन पे ऐसे उतरते हैं कि मैं तो दीवाना हूँ उस दिन से। जब से मैं ये उसूल पढ़ता हूँ मुझे कहाँ योग लगता है, मुझे लगता है कि मैं ये कोई बड़ी ही कमाल का इल्म है। और ऐसा मेरा मानना है कि देखिए ये हो नहीं सकता कि वो रब जो इब्राहीम को नॉलेज दे,
उस काम की जो उन्हें करना है, जो हज़रत नूह को जहाज़ कश्ती बनवा दे, जो हज़रत इब्राहिम से खाने काबा तामीर करवा दें, जो हर नबी को कोई इल्म दें, वो कैसे मुमकिन है कि ये जिस्म जो भेजा था इसका कोई आलिम ना भेजें? तो इल्मुल जिस्म का भी कोई नबी तो आया होगा। ये इल्म कहीं ना कहीं से लाइल्मी में सही, लेकिन आया मेरे रब से है, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैंने आदम को सारे इस्म दिए हैं। कोई आदमी ही इसको डिस्कवर कर रहा है, अब वो कोई भी हो सकता है। बिजली का बल्ब अगर किसी ने बनाया है तो उसने थोड़ी बनाया, रब ने उसको शऊर दिया था। अगर वो क्रिश्चियन था तो हम क्या करें? था तो आदमी, आदम ही का बेटा था ना, तो आदम ही का बेटा काम करेगा। ये जो इल्म है यम, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे इतने मुकम्मल उतरते हैं, और आपकी ज़ात मुबारक के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात में ये 5 जब एक योगी देखता है तो वो दीवाना हो जाता है। और यही वजह है कि योगी असल में देखा जाए तो वो कभी भी आपको बाइज़ नज़र नहीं आएगा, बुक्स करता नज़र नहीं आएगा, वो दीवाना नज़र आएगा। इसी तरह जो दूसरा है वो नियम है। अब देखें, ये 5 उसूल सोसाइटी के थे, और मैं वसूख से कहता हूँ जो आदमी ये 5 काम कर ले वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। किसी पे तशद्दुद ना करे, चोरी ना करे, झूठ ना बोले, एनर्जी का सही इस्तेमाल करे, और किसी को कहेगा यार ये जो कुछ है रब ने दिया है, थोड़ी देर तक मेरे पास है, बाद में पता नहीं किसका, तो ख़त्म हो गई लड़ाइयाँ झगड़े। यम के बाद नियम है। नियम देखें किसके ऊपर आता है। वैसे तो वो नियम भी आकाई पे आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला है सफाई, तहारत। एक योगी को साफ़ सुथरा रहना है, उसको संतोष, यानी उसको पहले तो जद्दोजहद करनी है, तपास, मेहनत करनी है, फिर उसके बाद संतोष पे जाना है, इत्मीनान, सब्र, ठीक है जी। फिर अवेदान, उसका मुताला भी करना है, और उसको जो है ना एक ऐसी ज़ात मुबारक के सामने सर झुकाना है जिसको वो मानता है। अगर मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को कुछ देर के लिए, एक और वाला मुकाम है, लेकिन मैं उन्हीं के एक सहाबी को लेता हूँ और उनका नाम है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जो शख्स नमाज के लिए बुलाता हो उसकी ताहरत के बारे में आप क्या सवाल उठाएंगे? तो वो ताहरत उनमें, पहली बात जद्दोजहद। हम सब जानते हैं कि तपती हुई रेत पे नंगे जिस्म से लिटा के पत्थर रख दिया कि कहोगे तुम मोहम्मद के साथ नहीं, और वो आहद आहद चीख रहे हैं, क्या तपास होगी? संतोष क्या है? इत्मीनान है कि तुम मार भी दे लेकिन मैं उनका नाम नहीं छोड़ूंगा, ये इत्मीनान क़ल्ब है, सच्चाई है। मुताला क्या है? जो इल्म के बाप की तरफ किसी को बुलाए वो कितना बड़ा आलिम होगा, और वो तो आखिरी वाली बात तो उन पे पूरी है, वो सर झुकाने वाले, यानी वो बुला रहे हैं कि आओ और सर झुकाओ रब के आगे। ये जो नियम है ये हज़रत बिलाल की ज़ात पे जब मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि उनके तमाम ज़िंदगी के पहलुओं पे डाला गया। तो यम पे और नियम पे दोनों पे मेरे आका आते हैं मेरे जहन में। लेकिन कुछ देर के लिए हम यम अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से देख रहे हैं, पोर्ट्रेट कर रहे हैं, और तो नियम में मुझे हज़रत बिलाल नज़र आते हैं कि उनकी ज़ात तो अल्लाह की तरफ बुलाने वाली थी, तो नियम उस पर आया। बदकिस्मती ये हुई कि योगा को लोगों ने पोस्टर से ढूंढना शुरू किया। एक खातून बैठ गई, साहब बैठ गया, मैं बैठ गया, हाथों में यूँ लगाया बैठ गया, जी योगा हो रहा है, ये पोस्टर हो रहा है। इसको कहते हैं पोस्टर, आसन, आसनाज, नशिस्त। तो अब बैठने के तरीके हज़ारों हैं, और योगियों ने 84,000 पोज बनाए इंसानी जैसे। हमने वो जो हमने पोस्टर देखा तो हमने कहा कि जी फलां कम्युनिटी या फलां मज़हब से उसका ताल्लुक़ है। देखिए, अच्छी बात तो जो भी लेगा नाम तो उसका होगा, ये बात तो आप रोक तो नहीं सकते। ये इल्म किसी ने उन्होंने लिया। सनातन धर्म की क्वालिटी यह है कि उसने वो फ़िलॉसफी का दीन है, फ़िलॉसफी का मज़हब है। सनातन धर्म हकीकत सच्चा, उसने हर जगह से अच्छी अच्छी बातें ले ली हैं, उसको उसने अडॉप्ट किया है, तो उसमें तो क्रेडिट तो उनको मिलेगा। तो योगा के लिए ज़रूरी है कि आप उसमें ढल जाएँ। लाइफस्टाइल हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला और मैंने ये किया, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी अच्छी बात यह है कि इसको किसी मज़हब से हट के माना जाता है। और इसमें एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे पास, हमारे यहाँ रहती है हिंदू कम्युनिटी, तो हम किसी के मज़हब के साथ उसको नहीं जोड़ रहे, लेकिन उन्होंने इस अच्छी चीज़ को अडॉप्ट किया और इसको एक महान दर्जे पे पहुँचाया, तो ये क्रेडिट तो हमें देना चाहिए। सही बात है। अच्छा, आपसे कुछ हम चाहेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल टिप्स अगर आप हमें आज दें। हमारा जो एक लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि स्ट्रेस का, स्ट्रेन का या फिज़िकल इनएक्टिविटी का बाइस है।
और उनमें एक बड़ा अहम दखल है इस सोफ़ा और कुर्सी का जिस पे हम बैठे हैं। हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर बेड पे बैठ जाते हैं, फिर दफ्तर में कुर्सी पे बैठ जाते हैं, इवन के वॉशरूम में भी अब जो बैठ के ही सारे मामला तय करते हैं हम। सो इसको तो हम चेंज शायद ना कर सकें, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसमें अपने आप को सेहतमंद रखना के लिए योगा क्या कुछ रहनुमाई करता है? कोई आप टिप हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए दे सकते हैं? सर मौज़ूआत तो खैर ऐसे हैं कि अगर आप बार बार भी मुझे कहें तो मैं आपको एक पूरा प्रोग्राम कर दूं। योग से जुड़ा एक इल्म है जिसको कहते हैं आयुर्वेदा, वैद। मैं वैद भी हूँ, जिसको आप उर्फ़ आम में हकीम के करीब ले जाएं। अच्छा। वो कि वैद एक और चीज़ है और हकीम हिकमत और यूनानी, तिब्बे यूनानी अलग है, वैदिक अलग है। आयुर्वेदा ये तक बताता है कि खाना कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे बैठ के खाना चाहिए, कौन सा खाना किस खाने के साथ खाएंगे तो जहर बनेगा, कौन सा खाना किस खाने के साथ बनाएं तो अच्छा बनेगा, जायके कितनी तरह के होते हैं, कौन सा जायका कौन सी बीमारी पैदा करता है, कौन सा जायका कौन सी बीमारी ख़त्म करता है। एक बड़ा तवील इल्म है। सोना कैसे चाहिए, कौन सी सिमत में सर होना चाहिए, पैर कहाँ होना चाहिए, दिशा कौन सी होनी चाहिए, समय कौन सा होना चाहिए, आप खाना किस वक्त, ये अजीब इल्म है। जब योगा में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि योगा में एक बतौर योगी अगर हम इस माशरे को देखें तो देखिए वो तो तय है, जो बैठ गया वो बैठ गया। क्या कहते हैं, कारोबार बैठ गया, फला बैठ गया, तो ये तो ज़्यादातर हम बैठे बैठे जा रहे हैं, तो हम बैठ ही रहे हैं ना। और मजमूई तौर पे भी हम सूरत हाल देखें तो हम बैठ ही रहे हैं, हम खड़े नहीं हैं, ना अपने पैरों पे, ना फिर हम इस सफ़र के आगाज़ के लिए खड़े नहीं हैं। सर होना ये चाहिए कि जब भी कोई आप सोफ़ा ख़रीदें, आप कुर्सी ख़रीदें, तो जो आपका स्टैंडर्ड है वो आपका इस जगह से लेके हिप तक का होना चाहिए, इसको नाप लें। तो जहाँ पे बैठें सीट का एरिया इतना ही होना चाहिए जितना आपकी ये वाली हड्डी है। इससे बड़ा होगा तो फिर आप लेट जाएंगे। जब आप लेटेंगे तो आपको लंबर में, कमर में दर्द होगा, सर्वाइकल में, गर्दन में दर्द होगा, आपके शोल्डर जो है फ्रोजन होने लगेंगे, ऑप्टिकल नर्व्स ख़राब होने लगेंगी। ये बहुत बड़ी वजह है कि जिस पे हम वक्त ज़्यादा गुजार रहे हैं वो चीज़ जो है हमने दुरुस्त नहीं ली, हमने ली आराम के लिए। तो भाई आराम तो हमें करना था, सोफे पे नहीं करना था, हमें तो काम करने के लिए हम बैठे थे ऑफिस में। तो वो जो कुर्सी है वो काम वाली होनी चाहिए, आराम वाली क्यों हो गई? ये तो किसी के, आप क्या, मैं आया हूँ तो इस महफिल में बैठ के ज़रा मैं रिलैक्स होऊंगा तो ये सोफ़ा सही है। अगर ये सोफ़ा ऑफिस में रख दिया तो गलत हो गया। जो कुर्सी आप ले रहे हैं उसको आप चेक करें, तो इसको कहते हैं मेडिकल एर्गोनॉमिक्स। बेसिकली एर्गोनॉमिक्स साइंस ऑफ वर्क। और मैं इत्तेफाक से, क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, तो मैं तो मेडिकल एर्गोनॉमिक्स सिखाता हूँ और मेरे सामने ज़्यादातर सर्जन्स और डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट, जिनको बताता हूँ कि कैसे बैठना चाहिए। क्योंकि मैं इस वक्त गलत तरीके से बैठा हूँ, लेकिन मैं यहाँ गुफ्तगू के लिए बैठा हूँ। अगर मैं ऑफिस में होता तो देखिए मुझे बैठना ऐसे चाहिए, सीधा। मेरा जो लंबर है वो रेस्ट नहीं करेगा। अगर मैं यूँ चला जाऊँगा तो ये बलून बाहर निकल आएगा, मैं मोटा हो जाऊँगा, फिर मेरी कमर में दर्द हो जाएगा। अब मैं यूँ बैठूँगा तो मेरी सर्वाइकल जो है वो भी सीधी है। अगर मैं यूँ रहूँगा तो मेरी ऑप्टिकल नर्व में एक नंबर कुछ और हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इवन समाज पे फ़र्क पड़ेगा, मेरे मिजाज पे फ़र्क पड़ेगा सिर्फ गर्दन टेढ़ी कर देने से। क्यों कि 72,000 नाड़ियाँ, नर्व्स हैं हमारी, जो ब्रेन से हमारी बॉडी में चलती हैं। दिलचस्प बात यह कि यहाँ नाड़ियाँ नहीं हैं, नाड़ियाँ सारी की सारी पीछे हैं, यानी कि नर्व्स सारी की सारी पीछे हैं। तो 72,000 नसें जहाँ से गुजर रही हैं, अगर वो हल्का सा टेढ़ा कर दूं तो कई लाख मील का फ़र्क पड़ता है उन नसों पे, प्रेशर पड़ता है या वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो मुझे अपने आप को दुरुस्त रखना है, और किस पैमाने पे रखना है? जो नमाज है, नमाज में आप टेढ़े मेढ़े नहीं खड़े हो सकते। चिजाई के अल्लाह न करे किसी का जिस्म के अंदर कोई ऐसी मामला, नॉर्मल आदमी को कैसा खड़ा होना था? क्या मैं यूँ करके नमाज़ पढ़ सकता हूँ या यहाँ हाथ रख के नमाज़ पढ़ सकता हूँ? नहीं, मुझे खुदा के आगे बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में खड़ा होना है। तो जब 5 वक्त दुरुस्त में खड़े होते हैं तो रब कह रहा है मेरे सामने तो 5 वक्त सही खड़ा हुआ, अब इसी को सीख के अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को खड़ा करने में सही इस्तेमाल कर। दोनों पैरों पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। आज हमारी नी कैप का मसले आ रहे हैं, हमें ना कॉलेजिन का पता, ना विटामिन ई का पता, ना हमें अपने अंदर एंजाइम्स का पता है कि कौन कौन से का। ब्रेन याददाश्त की बात करो तो बच्चे कह रहे हैं कि जी ब्रेन ख़राब हो रहा है। भाई आपको कम से कम CoQ10 का पता होना चाहिए, आपके एंजाइम है, अगर ये आपके पास होगा तो ब्रेन तेज़ काम करेगा, आप हार्ट के मसले से बचे रहेंगे, दिल के अमराज से बचेंगे, आप फालिज से बच जाएंगे। किसी को नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि मीठा खाने के बाद खाना चाहिए। अरे मीठ खाने की बातें करते हैं आप लोग। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि जब ऑफिस की बात हो
तो पहले तो आप अपने उसूल को देखते हैं, इसको 390 डिग्री कहते हैं। एक 90 डिग्री बनेगा आपके जो पैर है उससे बनेगा, तो आपका फीमर और टिबिया जो है वो कैसे उसमें जाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। दूसरा 90 डिग्री यहाँ बन रहा है और तीसरा 90 डिग्री ये बन रहा है। तो जब भी आप बैठें तो आपकी मेज़ जो है वो आपके इस पाम के साथ हो। अगर खुदा न खास्ता आपका हाथ ऊपर हो गया, मेज़ ऊंची है, तो आपको उसको लेवल के लिए अपने शोल्डर को ऊपर करना पड़ेगा। उस शख्स को लाजमी फ्रोजन शोल्डर होगा बाद में। और जब भी वो उठेगा वो कहेगा मुझे चक्कर आ रहे हैं, उठते हुए चक्कर भी आएगा, वो कहेगा थक बहुत गया। तो अगर आपकी चेयर जो मेज़ है वो ऊंची है तो अपनी चेयर को हल्का सा ऊपर करें ताकि ये जो है लेवल में आ जाए। तो फिर ये 90 डिग्री नहीं रहेगा, फिर आप नीचे स्टूल रखें। मैंने कहा फिर यस, तो पहले तो एडजस्टमेंट करें ना, इसको एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। और आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि हमारे यहाँ कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक हम जहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने फर्नीचर्स को इंसानी जो जिस्म है उसकी मुताबिकत के साथ सेट किया है। तो इट इज़ ग्रेट ऑनर कि यहाँ पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्नीचर बना रही हैं, जहाँ पे इंसान जब लेटे तो पता चलता है कि हाँ जी बेड सही बनाया गया है, उसकी हाइट कैसी होनी चाहिए। आप अपने कमरे में जहाँ पे आप बार बार बैठे हैं और किसी वजह से आप बाहर नहीं जा सकते तो आप एलोवेरा का पौधा लगा दें। ऐसे 8 पौधे हैं जो हर वक्त ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो आपके कमरे में होना चाहिए। आगाही बहुत ज़रूरी है। आप बड़े मज़े की कुछ टिप बताते हैं वेट मैनेजमेंट की, तो हम चाहेंगे ज़रा वो भी हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे लिए भी ऑफ कोर्स वो कुछ। एक टिप तो ये है कि जब खाएं तो थोड़ा सा ख्याल रखें, अपना पेट समझ ज़िंदगी है, खाने के लिए नहीं है, तो ज़रा हल्का खाएं और वक्त पे खाएं। दूसरा, अगर वज़न कम करना है और शुगर से बचना है और मसाइल, तो आपको रात को नहीं खाना खाना है। यानी जब मगरिब हो गई, सूरज डूब गया, तो फिर आप खाना खाने से बचें। चे जाए कि कोई बीमारी है और डॉक्टर ने कहा हुआ है तो अलग बात है। नॉर्मल आदमी को कभी भी सूरज डूबने के बाद खाना नहीं करना चाहिए। वो उसी वक्त खाए जो अफ्तार का वक्त है, ये बेहतरीन वक्त है, ठीक है जी। और फिर जब सुबह उठेंगे तो हम नाश्ता अच्छा करेंगे, ये सब होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे योग में एक मुद्राज होते हैं जो हम मुद्रा लगाते हैं। इसमें एक मुद्रा है जो सूर्य मुद्रा कहलाता है, जिसमें रिंग फिंगर पहनते हैं ना, अगर हम उसको नीचे करके लॉक कर दें तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक ख़ास अंदाज में सेफली हीट को बढ़ाता है, जिससे फैट बर्न होता है। ये वेट लॉस का मुद्रा है। अब सिर्फ इस पे नहीं होगा कि वक्त ऐसे करके बैठ सकता है, हर वक्त नहीं, किसी वक्त, थोड़ी देर के लिए 45 मिनट जनरली पूरे दिन में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। जो हाइपरटेंशन में ऑलरेडी हैं उनको ख्याल रखना चाहिए। दिखाने के लिए हाथ यहाँ था, लेकिन इसको आप यहाँ पे रख के बैठ जाएं और अगर उंगली थोड़ी मुड़ गई तो कोई गुनाह नहीं होगा, चल जाएगा, लेकिन इसको दबा के रखना है हल्का सा। इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं। सूर्य मुद्रा सूरज का हीट क्रिएट करता है। एक तो ये हो गया। अच्छा, ये करने वालों की स्किन अच्छी रहेगी, ठीक है जी। दूसरा जो है, हमेशा अपने पेट को थोड़ा टाइट करके बैठें, ढीला ना छोड़ें। आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि वज़न आपका कम होने लगेगा, पेट टाइट होगा, मैदा भी कंप्रेस होगा, लूज़ नहीं होगा। और इसके साथ साथ योगा के हर वो आसन, पोस्चर जिसमें पेट दबता हो, वो आपके लिए सूटेबल है, फ़ायदेमंद है। और जो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको कभी चेक करना होगा आप वज़न है, तो पहली बात तो ये कि ख़ुद से मत पूछें। अपना आप तो झूठ ही बोलता है अपने आप से। किसी और से पूछें और उसे कहें, कसम, उसकी अम्मा की कसम देना कि आपको आपकी अम्मी की कसम सच सच बताएंगे मैं मोटा हूँ कि नहीं, अम्मी की कसम दे के पूछेगा। कोई और बताएगा कि हाँ यार, पे क्यों ना खड़े हो जाएं, आपको खुद ही वेइंग स्केल, वो आंखें ख़राब हो जाती हैं उसको देख के, नज़र ही नहीं आता खुद देखने में। किसी और से कहें। तो उसका उसूल ये है कि जो आपकी हाइट है वो फिट में ले लें। 5 फीट 8 इंच है तो डिजिट निकाल लें, ये 58 हो जाएगा। मर्द इसमें 8 मिलाएंगे, ख़वातीन इसमें 5 मिलाएंगे, ये आपका आइडियल वेट आ गया। अच्छा, अब आपको मार्जिन है कि अगर आप करेंगे बहुत ही कम हो गया तो प्लस करने का मार्जिन है 5। खातून भी 5 मिला सकती हैं, मर्द भी 5 मिलाएगा। लेकिन जब वो काउंट करेगा तो उस वक्त उसको अपनी हाइट में 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 4 इंच थी, जो 5 और 4 के दरमियान जो डिजिट लगा था वो हटा लें, तो 54 हो गया। मर्द ने इसमें मिलाया, मेल ने 8 और ख़वातीन को मिलाना है 5। तो उनको पता चल जाएगा कि करीब तरीन उनका वज़न क्या होना चाहिए था। इससे ज़्यादा है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। और एक और जो चीज़ मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर आपकी सांस बहुत फूल रही है, चलने में आपको दुख दर्द हो रहे हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप चेक कर लें अपने आप को कि भाई आपको क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि इंसानी ज़िंदगी 120 साल के लिए बनाई गई है। योगिक फिलॉसफी ये कहती है 120 साल से पहले आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए।
इससे पहले हुआ है तो आपने कोई गड़बड़ की है। इसके बाद बीमारियाँ आनी चाहिए थी। यहाँ तो 60 साल की उम्र में ख़त्म, यानी हाफ अभी उम्र हुई है। 40 साल की उम्र में लोग उठने बैठने में, मस्जिदों में कुर्सियाँ देख के हैरत होती है कि नौजवान बैठे हुए 40 पे रिटायर्ड है हमारी हेल्थ वाइज। तो ये जो बार बार हम बैठे हुए ना, इसको बदल लीजिए चलने में। जब आप चलते हैं, कदम उठाते हैं, रब ने भी घर से मस्जिद तक नमाज़ पढ़ने के लिए दर्जात को बुलंद किया। नमाज तो फिर नमाज है, आप घर में पढ़ेंगे तो भी नमाज है, मस्जिद में भी पढ़ेंगे, लेकिन जब चलते हैं तो उन कदमों के लिए अल्लाह ने सवाब रख दिया। इनकरेज किया ना, जब अपने घर पे बुलाया तो आराम नहीं कराया, बैठने ही नहीं दिया, खैमे में सुला दिया मैदान में, लेकिन कहा मेरे घर पे बैठोगे नहीं, चलते रहोगे। तो चलना रब को कितना पसंद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टिप। और आपसे बात करके ना एहसास हो रहा है इनकी ज़िंदगी के इतने सारे पहलू हैं कि मेरे ख्याल में 2-3 इक़सात और शायद आपके साथ करनी पड़ेंगी, लेकिन एक पहलू मैं चाहूँगा हम ज़रूर, इससे पहले कि हम आपके साथ गुफ्तगू अपनी ख़त्म करें शुक्रिया के साथ, खिलौना फाउंडेशन, ये आपकी एक ज़ात का बड़ा मुनफरिद पहलू है, सो इसके बारे में भी कुछ बताइए कि क्या है ये। सर ये बात तो बहुत तवील है और वाकई एक मौजू है जो पूरे कई घंटों पे जा सकता है। मुख्तसरन ये है, एक ऐसा इदारा जो पुराने इस्तेमालशुदा और टूटे खिलौने लेता है, उनको रिपेयर करता है और फिर उस गरीब बाप को दे देता है जो दिन भर मेहनत कर रहा है। हम बच्चे को बराह रास्त नहीं देते, हम वालिद को देते हैं कि शाम को अपने हाथ से अपने घर ले जाए और अपने बच्चों को ये कह के दे कि ये मैं लेके आया हूँ, ताकि बाप और बच्चों के रिश्तों को मजबूत किया जाए। चिजाई के मैं बच्चे को बराह रास्त दूँ, उससे बच्चा कह सकता है बाप से कि बाप आपने तो कुछ नहीं किया, अंकल ने मुझे तोहफ़ा दिया, तो एक तोहफ़ा भी तबाही कर सकता है पूरे ख़ानदान की। इसका हम ख्याल रखते हैं। दूसरी हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को ओरिगामी सिखाएं, वो ख़ुद खिलौने बनाना सीख लें। हम बच्चों को घोंसला घर बनाना सिखाते हैं ताकि वो परिंदों को पाल सकें। हम बीज से बाग तक की ड्राइव चलाते हैं कि हर वो फल जो आपने खाया है उसका बीज आपने लाजमी तौर पे ज़मीन में लगाना है, कचरे में नहीं जाना है। ये हम बच्चों की तरबियत के लिए करते हैं और इसमें हमारे और भी खिलौना क्लिनिक है, हम खिलौना स्कूल की तरफ भी जा रहे हैं। मेरी दरख्वास्त सबसे यह है, गो के ये NGO है, लेकिन इसकी एक टैग लाइन है, वी डोंट नीड डोनेशन। हमें डोनेशन नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, आप हमें चीज़ें देते हैं। और हम हॉस्पिटलों में जब जाते हैं वहाँ पे हम ज़रूर बच्चों को खुद तोहफे देते हैं, क्योंकि वो बच्चे ईद बकरीद पे हम काम करते हैं। तो हमारे साथ ये कीजिए कि अगर आपके बच्चे की सालगिरह हो रही है तो उसको किसी हॉस्पिटल में मना लिया कीजिए। वही ख़र्चा जो आप घर पे कर रहे थे वो किसी वार्ड में बच्चों के कर लीजिए, उन बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, आपके बच्चे के लिए दुआएं मिल जाएंगी। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं जिससे इस माशरे में कुछ बेहतरी ला सके, एंड ये खिलौना फाउंडेशन इसके गिर्द घूमती है। थैंक यू सो मच आपके वक्त का, और इतने सारे मुख्तलिफ़ पहलुओं पे हमने बात की, बल्कि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो हमने सोचे थे हम आपसे पूछेंगे, लेकिन आपका हर जवाब इतना मुफस्सल होता है कि उसमें हर पहलू ही ऑलमोस्ट कवर हो ही गया। थैंक यू फॉर ऑल द नॉलेज जो आज आपने हमसे शेयर की। यकीनन हमारे लिए भी हमने बहुत कुछ सीखा, आपकी ज़ात के बहुत सारे पहलुओं से हमें फ़ायदा हुआ। बाकी आई एम श्योर जितने लोग हमें देखेंगे उनके लिए भी एक टेक अवे है, लर्निंग टेक अवे, लॉट ऑफ लर्निंग टेक अवेज़। आपसे मेरी अक्सर मुलाकात रहती है, मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ आपसे सीख रही होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा फिर बहुत सारी नई बातें, बहुत दफ़ा रिफ़्रेश हो जाती है मेमोरी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको 120 साल तक पूरे करने की तौफीक अता करे, क्योंकि हमने तो अपनी जो तबाही फेरी है, कभी कभी हम ये सोचते हैं अगले 10 साल पता नहीं क्या हाल होगा, दांत बचेंगे नहीं बचेंगे, लेकिन आपसे अल्लाह करे और बहुत सारे लोग फैज़ियाब होते रहें। और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर सर, ग्रेट ऑनर।